सवाल ये है कि कितने तैयार हैं आप लोग चुनाव को लेकर, इसलिए कि चुनाव का तारीखों का ऐलान अब हो गया। चौबीसों घंटे 365 दिन हम्म, हम जनता के बीच रहते हैं, जनता के दुख सुख में हम शामिल होते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही कि सरकार जनता के बीच गई, सरकार के अधिकारी जनता के बीच गए। हम लोगों ने 50 साल की उम्र से सभी महिलाओं, सभी पुरुषों को हम लोगों ने जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनका पेंशन हम लोगों ने शुरू करवाया। यहाँ 8 लाख लोगों का हम लोगों ने सारी प्रक्रियाएं पूरी करके ज़रूरतमंदों का और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की सूची हम लोगों ने की, अपनी राशि आप वहाँ से भेजें, हम राज्य सरकार का जो मिलाकर लोगों को हम आवास दे पाएँ। वो लोग कान में तेल डालकर सोए रहे। आज 8 लाख लोगों को अगवा आवास की किस्त मिल चुकी है। हम लोगों का लक्ष्य है 30 लाख लोगों को देने का। पूरे राज्य की जनता की बिजली का जो उनका बकाया था उसको माफ़ करने का काम किया। पूरी राशि सरकार ने बिजली विभाग को जमा किया। आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अभी मैया योजना को लेकर आपने 1000 से 2500 करने की घोषणा की है। हम लोग सारा कुछ प्लान हम्म, वे में करते हैं, कोई चीज़ हवाई नहीं करते हैं, जुमलेबाजी हम लोग। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं हम्म, ये सिर्फ हवाई बात करते हैं, ये झूठ परोसते हैं, फरेब परोसते हैं पूरी तरह से। ये तो जहां फॉर्म भरवा रहे हैं वहां अकाउंट नंबर, आधार नंबर नहीं ले रहे हैं। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है जिसके दम पर आप गढ़वा के जनता को, आपको विश्वास है कि वो आपके साथ रहेंगे? कहे कि गढ़वा अभिशप्त विधानसभा, अभिशप्त जिला था। यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता को अपना गुलाम समझते थे। हम लोगों ने महिला कॉलेज यहाँ बनवाने का काम किया। अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय हम लोगों ने बनवाने का काम किया। पिछड़ों के लिए आवासीय विद्यालय हम लोगों ने बनवाने का काम किया। अच्छी सड़कें थी, जर्जर थी। 2400 किलोमीटर, अब अंदाजा लगा, एक बार चेन्नई जाकर यहाँ से वापस आ आप सकते वापस आ हैं। जाएंगे। बहुत बड़ा इतना आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा। ये स्थिति थी। कोई ये श्रेय नहीं जाता होगा कि अपने एक कार्यकाल में 1300-1400 किलोमीटर सड़क बनाने का, मैं 1300 किलोमीटर से अधिक सड़क हमने बनवाने में सफलता पाई है। पूरे राज्य की जनता को अभी शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है। हम लोगों ने 15-15 चापाकल प्रति पंचायत देने का काम किया। चुनाव के माहौल आते हैं तो बात विकास का ना होकर कहीं और चली जाती है। जनता को ये सोचना होगा, वोटर्स को ये सोचना होगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट करने का अधिकार नहीं है हमारा। वो अपने हक अधिकार के लिए, सरकारी सुविधाएं पाने के लिए, जो उस तरह की सरकार आएगी तो किसी न किसी बहाने मैया सम्मान योजना भी बंद कर देगी, अगवा आवास भी बंद कर देगी, मुफ्त बिजली भी बंद कर देगी। जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी, चाहे जितना भी जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश करें। जनता पूरी तरह से विकास के नाम पर वोट करेगी, हक अधिकार के नाम पर वोट करेगी और पिछली बार से ज्यादा बहुमत हमारी सरकार बनेगी। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ जो है झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं और आपको पता है कि आज से झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। डेटों का जो तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर और 20 नवंबर जो है 2 चरण में चुनाव होंगे। 23 को रिजल्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज चुनाव को लेकर पूछेंगे कि कितनी क्या कुछ तैयारियां हैं। समय वक्त काफ़ी कम मिल रहा है और सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है सर। धन्यवाद। सवाल ये है कि कितने तैयार हैं आप लोग चुनाव को लेकर, इसलिए कि चुनाव का तारीखों का ऐलान अब हो गया, वक्त काफ़ी कम बचा है। देखिए, हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि हम और हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, हम लोग 24 घंटे 365 दिन हम जनता के बीच रहते हैं, जनता के दुख सुख में हम शामिल होते हैं और जो लोकतंत्र का मूल मंत्र है हम उसको केंद्र में रख कर चलते हैं। हम जनता ने जब से हमें जनादेश दिया और परिस्थितियां क्या बनी सभी ने देखा, जाना। पूरा देश दुनिया कोविड संक्रमण से ग्रसित हुआ और यहाँ क्या आधारभूत संरचना थी, क्या स्थिति थी स्वास्थ्य सेवाओं की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो काम हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके जो योजनाएं लागू की और जिस तरह से आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ, तो हम अगर योजनाएं गिनाने लगे तो आपका इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि पहले लोगों का चप्पल घिस जाता था प्रखंड मुख्यालयों के चक्कर लगाते लगाते और वृद्धा पेंशन की आस में लोग
ईश्वर को प्यारे हो जाते थे। और सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे पहला हम लोगों का कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की बहुत दूरगामी सोच कि सर्वजन पेंशन योजना लागू करना। जैसे ही 60 साल की उम्र के हुए हमारे तो किसी भी यहाँ जाति से। सभी लोगों को, कोई पहले कोटा हुआ करता था, एक पंचायत में 10, 20, 50 कोटा जाता था। अब सर्वजन पेंशन हम लोगों ने लागू की, जिससे काफ़ी राहत मिली हमारे हमारे बुजुर्गों को। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही कि सरकार जनता के बीच गई, सरकार के अधिकारी जनता के बीच गए। जनता को प्रखंड मुख्यालयों या पंचायत भवनों का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। और जो भी योजनाएं लागू हुई, सरकार गांव में जाकर सरकार ने उसको लागू करवाने का काम किया, उसका लाभ जनता को दिलवाने का काम किया। हम लोगों ने 50 साल की उम्र से सभी महिलाओं, सभी पुरुषों को हम लोगों ने जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनका पेंशन हम लोगों ने शुरू करवाया। आज उसका लाभ मिल रहा है 50 साल के जो हमारे आदिवासी हैं, जो हमारे दलित हैं, जो उन सभी लोगों को, जो हरिजन समुदाय के लोग हैं। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना लागू किया कि बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ कहलाती थी। जो गरीब तबके के लोग हैं, 6ठी 7वीं क्लास पढ़ाकर अब बेटियों को घर में बिठा देते थे। हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी ली अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए कि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो माता पिता की गरीबी के कारण। हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना लागू किया, इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिला और दूरगामी प्रभाव इसके पड़ेंगे राज्य के विकास में, क्योंकि अब हम सारी बेटियां हमारी शिक्षित हो रही हैं। अब कोई ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है। और हम लोग अपनी बेटियों को क्लास 8 से 12 तक में 20,000 रुपये दे रहे हैं। और जैसे ही हमारी बेटी 12th पास करती है, 19 साल की उम्र में की दहलीज में अपना कदम रखती है, हम लोग एक मुश्त 20,000 रुपये देते हैं। तो 40,000 रुपये 8th to 12th में हम लोग दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक हम लोगों का कदम है, जिससे हमारी बेटियां, जब हमारी बेटियां शिक्षित होंगी, हमारा समाज शिक्षित होगा, तो हम विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ हमारे अंतिम पंक्ति को लोगों को मिल रहा है, ज़रूरतमंदों को मिल रहा है। हम लोगों ने, हमारे माननीय मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, और यहाँ लोग छत विहीन, हमारे जो सबसे आदिवासी राज्य कहा जाता है, सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यहाँ 8 लाख लोगों का हम लोगों ने सारी प्रक्रियाएं पूरी करके ज़रूरतमंदों का और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की सूची हम लोगों ने की, अपनी राशि आप वहाँ से भेजें, हम राज्य सरकार का जो राज्यांश होता है वो हम मिलाकर लोगों को हम आवास दे पाएँ। वो लोग कान में तेल डालकर सोए रहे। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए और वहाँ गुहार लगाई जाकर, अपने प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की, लेकिन उनके कान में वो नहीं रहेगा, उनका कोई भी उन्होंने कदम नहीं उठाया। तब जाकर हम लोगों ने अबुआ आवास देने का काम किया। जो 1,35,000 का प्रधानमंत्री आवास की जगह हम लोगों ने 2 लाख और 25,000 मनरेगा मजदूरी में 2.25 लाख का हम लोगों ने 3 कमरे का आवास देना शुरू किया। आज 8 लाख लोगों को अबुआ आवास की किस्त मिल चुकी है। हम लोगों का लक्ष्य है 30 लाख लोगों को देने का। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि। हम उपलब्धियां गिनाते गिनाते थक जाएंगे। तो हम लोगों ने बिजली बिल माफी कर दी, और वो भी नहीं 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं, लगभग 400 करोड़ हम लोगों ने पूरे राज्य की जनता की बिजली का जो उनका बकाया था उसको माफ करने का काम किया। पूरी राशि सरकार ने बिजली विभाग को जमा किया। जितने सारे आपने वेलफेयर की स्कीम गिनाए जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए आप लोगों ने कोशिश किया, तो ये भी आरोप लगा कि भाई देखिए चुनावी साल है, आप डायरेक्ट बेनिफिट देकर इन तमाम योजनाओं के साथ चाहते हैं कि मतलब फिर से जो है आपको एक तरह से वो वोट में तब्दील हो। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अभी मैया योजना को लेकर आपने 1,000 से 2,500 करने की घोषणा की है। तो इस तरह के कि भाई आप पैसे कहाँ से लाएंगे इतने सारे जिसमें आप डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को दे रहे हैं? देखिए, हम लोग सारा कुछ प्लान वे में करते हैं, कोई चीज़ हवाई नहीं करते हैं, जुमलेबाजी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों ने जो कहा
वो हम लोगों ने पूरा किया, जो भी कहा हमने। तो 2500 रुपये उससे मिलेगा? 2500 रुपये मिलेंगे? अभी नहीं, 2500 रुपये हम लोग इसकी शुरुआत कर दी, आज 10 महीने पहले इसकी शुरुआत हो जाती। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम किया गया, जिस तरह से काम करने से रोका गया, जनता को हक अधिकार दिलाने से रोका गया, उसमें विलम्ब हुआ। ये योजना हमारी बहुत पहले से थी कि हम लोग अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हम लोग एक सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि अपने माता पिता पर, अपने पतियों पर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को निर्भर नहीं होना पड़े। और हम ये किसी की देखा देखी भी नहीं करते। ये लोग, हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, ये सिर्फ हवाई बात करते हैं, ये झूठ परोसते हैं, फरेब परोसते हैं। ये 15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे कि 15 लाख रुपए से भी तो ये खाते में आएंगे। अब ये पूरी तरह से ये तो जहां फॉर्म भरवा रहे हैं वहां अकाउंट नंबर, आधार नंबर नहीं ले रहे हैं, किस खाते में पैसे जाएंगे ये बताना चाहिए इन्हें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार ये गोगो की जो इन लोग घोषणा कर रहे हैं, उसके पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बहुत जल्द हम एक एक घर में 1-1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। उसी का ये कहें तो अभी उसकी शुरुआत हो रही है, अभी उसका विस्तार हो रहा है। अभी 2500 दे रहे हैं। अगर हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए अगर केंद्र सरकार दे, इसका हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दे दिया है। लेकिन कोई भी हमारे जितने भी यहाँ आयातित हमारे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री से लेकर आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र और विभिन्न राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे वो? हमारे 1,36,000 करोड़ दे दे, हम 1 रुपये नहीं मांगेंगे केंद्र की सरकार से। हम अपने बलबूते राज्य की जनता को हर तरह की सुविधा देने का काम करेंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सवाल थोड़ा गढ़वा से, इसलिए कि हम लोग गढ़वा में ये कर रहे थे। 5 साल में गढ़वा का क्या बदलाव? आप पहली बार जनप्रतिनिधि बने, विधायक बने, इसके बाद मंत्री बने, तो क्या कुछ बदलाव हुआ है जिसके दम पर आप गढ़वा के जनता को, आपको विश्वास है कि वो आपके साथ रहेंगे? देखिए, ये जनता बहुत अच्छी तरह से बताएगी। अगर मैं अपने मुंह से कहूँगा तो अपने मुंह में यहाँ मिट्ठू बनना हो जाएगा। गढ़वा की जनता कैसी थी 5 साल पहले? तो एक मतलब कहे कि गढ़वा अभिशप्त विधानसभा, अभिशप्त जिला था। यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता को अपना गुलाम समझते थे और यहाँ की जनता को बेवकूफ़ समझते थे। कहते थे कि जैसे चाहेंगे यहाँ की जनता को रखेंगे, लेकिन वोट तो हमें ही देना पड़ेगा। हमारी सरकार जैसे बनी, कोविड आया और कोविड के काल में हम लोगों ने स्पेशल परमिशन कराया। मैं माननीय मुख्यमंत्री का कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया और स्पेशल परमिशन करा के गिरिडीह, हजारीबाग से सारा कोविड का प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हुए हम लोगों ने बहुत तेज़ी से काम करवाकर और भागोडी ग्रिड को चालू करवाने का काम किया। और आज ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है। शहर में अगर फॉल्ट ना हो तो 24 घंटे बिजली मिल रही है शहर में। ये हमारी उपलब्धि है और ये आईना है वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए जो आज तक जनता को अपना वोट का मशीन समझते रहे, अपने गुलाम समझते रहे और यहाँ कोई भी आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अभी 36 करोड़ की लागत से हम लोगों ने मेराल में डिग्री कॉलेज अभी उसका हम लोगों ने शिलान्यास किया है, बहुत जल्द वो भी बनकर पूरा होगा। बहुत लंबी, जैसे सरकार की योजनाओं की फहरिस्त है कि बहुत लंबा समय लग जाएगा। अभी तो मैं शुरू ही हुआ था, आपने बीच में बात बदल दिया। मैं शुरू ही हुआ था गढ़वा की योजनाएं गिनाने के लिए। नहीं, मैं इसलिए स्पेसिफिक उस पर आ गया कि मैं कह रहा हूँ कि गढ़वा की जनता हर तरह से विकास से कोसों दूर थी, अपने हक अधिकार से कोसों दूर थी। जब मैं विधायक बना था, मैं तो यहाँ घूमता था 10 साल, 2 बार यहाँ की जनता ने मुझे हराने का काम किया। एक एक चप्पा चप्पा मेरा छाना हुआ। जब मैं विधायक नहीं था तो ऐसी जगहों पर पहुँचा जहाँ आज तक आज़ादी के बाद कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचे थे, वो ऐसी जगहों पर मुझे सारे इलाके की जानकारी थी। मैंने सर्वे कराया तो दंग रह गया, इतना मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। यहाँ 2400 किलोमीटर सड़कें जर्जर और कच्ची थी। 2400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, और बताते हुए काफ़ी गर्व होता है। कभी बनी नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, जर्जर थी। 2400 किलोमीटर, अब अंदाजा लगा एक बार चेन्नई जाकर यहाँ से वापस आ जाएंगे। बहुत बड़ा, इतना बड़ा ये स्थिति थी। तो
आज पूरे भारतवर्ष में किसी भी विधायक को ये श्रेय नहीं जाता होगा कि अपने एक कार्यकाल में 1300-1400 किलोमीटर सड़क बनाने का, मैं 1300 किलोमीटर से अधिक सड़क हमने बनवाने में सफलता पाई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज एक एक कहीं जाने के लिए लोग 4-4 रास्ते से आ जा सकते हैं। पहले कहीं जाने के लिए हम लोगों को किसी गांव में बुलाया जाता तो हम कहते थे कि शहर सड़क पे आ जाओ, मेन रोड पर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि सड़क नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी और उससे बहुत राहत लोगों को मिली है। आज मैं बता दूं कि पूरे देश में हमारा झारखंड ऐसे जो मानक है वो प्रति 150 व्यक्ति पर एक चापाकल, एक हैंडपंप होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट है। लेकिन हमारे राज्य में जब मैं बना उस समय 90 व्यक्ति पर एक चापाकल था, आज 40 व्यक्ति पर एक हैंडपंप है। ये हमारी उपलब्धि है। सारी योजनाएं ठप पड़ी है, इस पर भी बात करना चाहिए हमारे विपक्ष के साथियों को, जो जल जीवन मिशन का जो रोना रो रहे हैं कि जल जीवन मिशन यहाँ पर अव्यवस्थित है, यहाँ काम ढंग से नहीं हुए हैं, तो ये सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं ये लोग। इनको कहना चाहिए कि केंद्र सरकार की, देखना चाहिए कि केंद्र सरकार ने क्यों राशि रोक कर रखी है। जनवरी से अपना केंद्रांश उन्होंने नहीं भेजा, कैसे काम होगा, कहाँ काम होगा बताइए। तो क्या ये माना जाए कि जहां उनकी सरकार नहीं है उन्होंने वैसा सौतेला जानबूझकर ऐसा अब ये तो वो बता सकते हैं, ये तो वो स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास यहाँ नहीं देना क्या था। जब हम लोगों ने अबू आवास देने का काम किया तो एक लॉलीपॉप लेकर आए जमशेदपुर में, कुछ चंद लोगों को, 200-300-400 लोगों को, और आज कोई प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए भी तैयार नहीं है। 2 कमरे का 1,35,000 का नहीं चाहिए यहाँ की जनता को। यहाँ की जनता अब चाह रही है कि हमें अबू आवास चाहिए 2.25 लाख का, 3 कमरे का, शौचालय और रसोई के साथ। तो ये जल जीवन मिशन में ये क्यों इस तरह की नीति अपना रहे हैं, ये भी उन्हें बताना चाहिए। ये भी जरूर उनका क्या पॉलिसी है, क्यों नहीं दे रहे हैं झारखंड को पैसे, तो ये सारी चीज़ें। पर्यटन को लेकर मैंने देखा था कि मंदिर में आज मैं गया था कि यहाँ का बहुत ऐतिहासिक मंदिर, वहाँ पर भी जो है देखा काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो पर्यटन के को लेकर क्या कुछ आपने ऐसा किया है, बढ़ावा दिया है यहाँ पर? देखिए मैं पर्यटन की नहीं, मैं हर एक क्षेत्र में, जब चहुमुखी विकास जब तक किसी क्षेत्र का नहीं हो तब तक वो विकसित क्षेत्र नहीं कहलाएगा, चाहे वो राज्य हो या कस्बा हो या पंचायत हो, कोई भी। तो हमारा प्रयास है कि गढ़वा का चहुमुखी विकास हो। और मैं यहाँ की जनता को कहा करता था, जब भी मैं जनता के बीच जाता था तो मैं जनता के बीच ये बात कहता था कि एक बार जनता मुझे मौका देगी, अपना जनप्रतिनिधि बनाएगी, सेवा का मौका देगी, तो दोबारा मुझे वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा अगर विकास के नाम पर वोट हो। क्या गढ़वा जो सबसे पिछड़ा विधानसभा कहलाता था, सबसे पिछड़ा जिला कहलाता था, आज गढ़वा सबसे अग्रणी विधानसभा में शुमार हो रहा है और विकसित जिला में शुमार हो रहा है। अगर इसका टोटल क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है, तो मिथिलेश कुमार ठाकुर को जाता है और इंडिया गठबंधन की सरकार को जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है। हम लोगों ने 50-50 करोड़ के बिल्डिंग यहाँ बनवाए, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, ऑक्सीजन से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए वो भी एक मील का पत्थर है। सिंचाई के क्षेत्र में गढ़वा रेन शैडो जोन में आता है, यहाँ ज़्यादातर सुखाड़ होता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से लड़कर सोन कन्हर पाइपलाइन सिंचाई परियोजना यहाँ लागू करवाई और बहुत जल्द 3 से 4 महीने के अंदर उसका लाभ यहाँ की जनता को मिलने लगेगा। सोन से पानी लाकर, सोन नदी से पाइपलाइन से पानी लाकर, कन्हर नदी से पाइपलाइन से पानी लाकर, जितने हमारे डैम्स हैं यहाँ, जितने तालाब हैं, आहर हैं, पोखर हैं, मतलब सभी को लबालब भर के रखा जाएगा। यहाँ वाटर लेवल भी बहुत नीचे चला गया है, 400-500 फीट में भी पानी नहीं, वो वाटर लेवल भी हमारा ऊपर आएगा, सिंचाई भी होगा और सालों भर, पूरे साल किसान खेती कर पाएंगे, वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये हमारी उपलब्धि है। आज अन्नराज चले जाइए, आप जाकर जरूर देखिए अन्नराज डैम, वहाँ लोग दिन में जाने से डरते थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, दिन से जाने का रास्ता नहीं था, जंगल झाड़ थे। नक्सल तो बहुत पहले खत्म हो गया, नक्सल तो मैं कहता हूँ कि 2012-13 में खत्म हो गया, रास्ते नहीं थे,
कुछ भी नहीं था, लोग डरते थे जाने के लिए वहाँ। आज जाके देखिए कि वहाँ कैसी लाइन लगी रहती है, कितने पर्यटक आते हैं। आज वहाँ बोटिंग की सुविधा हो गई है, वहाँ अच्छा डेवलपमेंट कर दिया गया है। मैंने अपने विभाग से वहाँ एक इंस्पेक्शन बंगलो बनवा दिया है। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में और भी अनेकों काम आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में जब माननीय मुख्यमंत्री 13-14 में हमारे हेमंत जी बने थे, उस समय उन्होंने एक सोना सुवर्ण धोती साड़ी अपने दादा दादी के नाम से शुरू किया था। 2 बार गरीबों को मिलता था। रघुवर जी की सरकार आई, उसको बंद कर दिया। गैर मजरूआ जमीन को लेकर लैंड बैंक में डाल दिया, जिस पर बरसों बरसों से यहाँ के लोगों का अधिकार था, उसका रसीद कटना बंद हो गया। आज लोग उस जमीन से बेदखल हो रहे हैं। तो कोई जो उस तरह की सरकार आएगी तो किसी न किसी बहाने मैया सम्मान योजना भी बंद कर देगी, अबुआ आवास भी बंद कर देगी, मुफ्त बिजली भी बंद कर देगी, सर्जन पेंशन भी बंद कर देगी। चुनाव में हम हैं और आपके खबर आती है आपके घर पे ईडी का रेड पड़ता है। कल आपने काफ़ी इमोशनल बाइट दिया था। आपने कहा था कि फांसी के फंदे पर लटका दो, मेरे परिवार को जेल में सड़ा दो। लेकिन मैं जहां हूं, जेएमएम के साथ हूं, माटी के साथ हूं, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मुझ पर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। क्या लगता है जो ईडी का रेड के पीछे क्या कहानी है? देखिए, इसका आकलन आप भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। पहले आप एक यहाँ के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, उसके बाद ही आपका विभिन्न अपने अपने लोग प्रोफेशन में हैं। आप मीडिया में हैं, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, कुछ लोग बिजनेस में हैं, कोई सर्विस में है। तो ये तो आम लोगों की जुबान पर अब है। आम जनता राह चलते ही ये बात कर रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षियों को डराने धमकाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए या उनको कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। और मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि ये ईडी की रेड नहीं, ये राजनीतिक रेड थी कि हमें हतोत्साहित करना, कमज़ोर करना, जनता के बीच भ्रष्ट साबित करना। मैंने तो ये भी कहा था कि जो हमारे आवाज़ से जो जब्ती होती है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और ईडी के जो प्रवक्ता हैं उनको बताना चाहिए कि हमारे आवाज़ से क्या क्या जब्त किया उन्होंने या हमारे पीएस के आवाज़ से क्या जब्त किया। ये ज़रूर आना चाहिए था। कहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक सीजर भी मिला है जो मुझे, उसमें भी लिखा हुआ है कि लूज पेपर बंच। ये क्या होता है इसका तो मैंने आज तक ऐसा सुना ही नहीं है। लूज पेपर बंच क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स या और कुछ कहा लिखा जाता तो लूज पेपर बेंच। तो ये आया है, लेकिन उन्होंने मीडिया को कुछ नहीं बताया। तो इससे हम लोग घबराते नहीं हैं और हम जनता के बीच, हम जनता पर हमें भरोसा है। हम यही कहना चाहेंगे कि केंद्रीय एजेंसियां पारदर्शिता के साथ काम करें तो हम लोग सहयोग करने के लिए पूरी अंदेशा तरह से था तैयार पहले हैं। से आपको? निश्चित रूप से मुझे तो इतना तक, मैं तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना तक कहा गया था कि अगर आ जाइए भाजपा में तो सब कुछ आपका है, आप रडार पे हैं, आपको रडार पे रखा गया है। तो रडार पे रखा गया है। मैंने कहा कि ठीक है, रडार पर रखा गया है तो जब जो भी कार्रवाई होगी उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और मैंने कहा भी कि जब मुख्यमंत्री को 5 महीने बेवजह जेल में डाल दिया जा सकता है तो पावर है। तो हम लोग तो अदने लोग हैं, तो यही कहेंगे बार बार कि ईडी चाहे किसी भी केंद्रीय एजेंसी को या राज्य की एजेंसियों को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करनी चाहिए। ये पैटर्न भी लग रहा है जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये में मध्य प्रदेश में पूरी चुनाव के दौरान देखा गया कि रेड चलता रहा। तो क्या लगता है कि झारखंड में भी ऐसा होता रहेगा? ये करेंगे क्योंकि इनके पास कोई हथियार, कोई अब इनके पास मुद्दा नहीं है। इनके पास यही हथियार है। एक तो फूट डालो, राज करो, हिंदू मुसलमान में बांटो, आपस में धार्मिक उन्माद पैदा करो और अपनी केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करो और नेताओं को परेशान करो, उन्हें झुकाओ। झुक गए तो सही, तो वॉशिंग मशीन है उनका, उसमें धुल कर निकल जाएंगे फिर सारे आरोप। तुम नहीं झुके तो फिर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो हश्र हुआ वो हश्र के लिए तैयार रहे। हम लोग तैयार हैं। कोई भी अंजाम हो, कुछ भी अंजाम हो, हम अपना काम करते जाएंगे और जनता भी सब कुछ देख रही है, जान रही है, समझ रही है। गढ़वा के साथ कैसा लगाव रहा? आप 3 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे, लेकिन इसके बाद भी लोग कहते हैं कि भाई आप तो बाहरी हैं,
आपका कैसा लगाव रहा और गढ़वा के साथ क्या संबंध है आपके? थोड़ा देखिए, आप जो लोग बाहरी की बात करते हैं वो पूरी तरह से कहीं से भी गढ़वा के प्रति उनकी कोई भी निष्ठा नहीं है और गढ़वा के प्रति उनको कोई दर्द नहीं। मैं झारखंड में पैदा हुआ और आज 70-74 साल हमारे परिवार को झारखंड में हो गए और गढ़वा तो मेरे लिए गढ़वा तो ये गढ़वा की मिट्टी की महक तो आज भी मेरे हमेशा अब मेरे दिल दिमाग में रची बसी हुई है। गढ़वा में तो मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कारनामे उसी समय देखो, वही तो मेरे दिल दिमाग में बैठा हुआ था उस समय से कि यहाँ की जो हमने देखी थी स्थिति नारकीय, और मैंने सोचा था कि किसी भी रूप में मैं अपना कैरियर जिस रूप में बनाऊंगा आगे, गढ़वा की सेवा जरूर करूंगा। और मैंने गढ़वा जैसे क्षेत्र को चुना अपना चुनावी राजनीति के लिए। मुझे बहुत सारे ऑफर थे, मुझे डायरेक्ट राज्यसभा भेजने का ऑफर था, मैंने उसको भी ठुकराया। बहुत सारी जगहों से ऑफर थे जहां मैं आसानी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच सकता था, लेकिन गढ़वा जैसे क्षेत्र को मैंने चुना कि गढ़वा में मुझे काम करना है, गढ़वा का मुझे विकास करना है। और आज खुशी होती है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ और आज गढ़वा को मैंने एक पहचान दिलाने का काम किया। आज गढ़वा सिर्फ झारखंड में नहीं, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह लोग गढ़वा के विकास की बात करते हैं। ये सुनकर, देखकर, जानकर मुझे बहुत गर्व होता है। तो गढ़वा को शुरुआती कैसा रहा, जो कैसे लोग लगा कहते, हुआ? बचपन हमारे पिता यहाँ पढ़ाई की शुरुआत यहीं से हुआ पढ़ाई आपकी? यहाँ से, मैंने 10th यहाँ से किया। यहाँ के मिट्टी में खेला कूदा बड़ा और यहाँ की दुर्दशा देखी काफ़ी करीब से। जो सड़क से आ रही थी, सड़कें कच्ची थी, कहीं कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा होगा। हाँ बहुत, मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, लालटेन युग था और जनप्रतिनिधि कान में तेल डालकर सोते थे। उस समय विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे। एक परिवार 30 साल तक लगातार इस ये पर कब्जा जमा कर रखा। 10 साल वाले भी कभी किसी सिंबल पर, कभी किसी सिंबल पर, जो आज दंगा कराते फिर रहे हैं, बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं दंगे की। तो वैसे लोगों के कब्जे में रहा ये गढ़वा हमेशा। और आज गढ़वा की एक एक जनता की जुबान पर है। ये आज़ादी के बाद जो विकास नहीं हुआ इन 3-4 वर्षों में हुआ, आज़ादी के बाद की बात कहते हैं जनता, लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद जितना काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम ये 3-4 वर्षों में हुआ। चुनाव की रणनीति क्या होगी, इसलिए कम वक्त है और अभी तक सीटों का बंटवारा भी आपस में नहीं हुआ है गठबंधन को लेकर। एक तरफ जो है वो लोग पूरे चुनाव, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल कहा कि 48 घंटे में आचार संहिता लगती है, हम टिकट की घोषणा कर देंगे। आपकी तरफ ये बातचीत भी, मतलब एक तरफ से कोई आंकड़े ये नहीं है और 18 से 25 तारीख में पहले पेज का नॉमिनेशन करना है। देखिए, हमारे पास सिर्फ वही काम नहीं है, उन लोगों के पास सिर्फ वही काम है। एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जनता किस हाल में, जनता को पानी मिल रहा है कि नहीं, बिजली मिल रहा है कि, राशन मिल रहा है कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है उनका। पिछली सरकार में इन्होंने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट करवा दिए थे, रघुवर दास जी की सरकार ने। हम लोगों ने 20 लाख से ज़्यादा ग्रीन राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। तो हम लोग जनता का काम करने पर ज़्यादा ध्यान दें। कल हम लोगों ने 2500 रुपये कर दिया मैया सम्मान योजना, हम तो उस पर फोकस करते हैं। और हम सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति नहीं करते हैं, हम जनता का दिल जीतने की राजनीति करते हैं। और जनता का दिल जीतेंगे तो अपने आप खुद ब खुद चुनाव जीतेंगे। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन में हम पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं, कहीं कोई जिच नहीं है। बहुत जल्द आप देखेंगे, बहुत जल्द बंटवारा को लेकर कोई प्रारूप कहीं कोई जिच नहीं, कहते हो कि वो हम लोगों ने दे दिया है। सभी अपने केंद्रीय अध्यक्षों का, हमारे जो विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, हमारे राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, ये लोग मिलकर, हमारे जो लेफ्ट के बड़े नेता हैं, ये सारे लोग मिलकर आप देखेंगे बहुत जल्द अब कहीं कोई जिच नहीं होगा। सभी लोग जीतने वाली सीटों पर हम लोग अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और सभी सीटें हम लोग जीतने में जो कामयाब खबरें होंगे। चल रही कि आरजेडी ने 22 सीटें मांग दी है, कांग्रेस 30 से कम पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जेएमएम कह रहा है कि कांग्रेस तो 81 सीट की भी बात करते हैं हम लोग आरजेडी भी। ये तो पार्टी संगठन तो चाहते ही है ना कि सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ें, लेकिन आज हम लोग जनहित
को ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं कि हम सरकार बनाएं फिर से और जनता को उनका हक अधिकार दिलाएं। तो उसके लिए हमारा गठबंधन बहुत जरूरी है। कहीं एक सेक्रीफाइस करना होगा कार्यकर्ता तो तो करने के चाहते लिए हैं, लोग तैयार हैं। कार्यकर्ता चाहते हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी कहीं कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो आज हम लोग गठबंधन आज की मांग है, जरूरत है, तो हम लोग गठबंधन करेंगे और बहुत कंफर्टेबल तरीके से गठबंधन करेंगे। आप देखेंगे कहीं भी कोई पेच नहीं होगा। 1-2 दिनों में कुछ आएगा निश्चित रूप से, मतलब नॉमिनेशन सारी से बातें पहले? लगभग तय हैं, बस सिर्फ घोषणा करना बाकी। लगता है वक्त थोड़ा कम मिला आप लोगों को चुनाव तैयारी के लिए। दिसंबर में होना था, इस पर नवंबर में ही प्रक्रिया कंप्लीट हो जा रही है। देखिए, मैं तो बार बार ये कहूँगा कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं, चाहे जो भी है, सभी लोग उनके इशारों पर काम करते हैं। तो यहाँ तो 5 जनवरी था ड्यू, अभी कोई हड़बड़ी नहीं थी। फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, अभी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा खत्म हुआ दीपावली है, है, छठ है। अभी दीपावली है, छठ है, और भी छोटे छोटे पर्व त्योहार बहुत सारे हैं। लगातार इसी बीच में आम जनता भी परेशान होगी, आम जनता को भी बहुत तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको भी बहुत परेशानी होगी, लेकिन बावजूद इसके हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं। और समय जो भी मिला, क्योंकि हम लोगों को यही सब, हम तो जनता के बीच ही दिन रात रहते हैं। हमेशा हम लोग हर दुख सुख में जनता के साथ रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता साथ रहते हैं। इसलिए हम लोगों को 15 दिन में भी, 10 दिन में भी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है करके चुनाव लड़ना हो, तो हम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, 11:30 हो आपने गया। इतना टाइम दिया। और आप देख रहे थे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड सरकार के काफ़ी वरिष्ठ मंत्री हैं और काफ़ी अपने देखा सरकार के साथ मजबूती के साथ हर विपत जो मुश्किल समय है उस समय खड़े रहे हैं और आगे भी। अब तो चुनाव के समय में है, तो आपने उन तमाम जो काम इन्होंने किया उसके लेकर हमारी बातचीत हो रही थी और इसको लेकर हमने बात किया कि क्या कुछ आगे की रणनीति है, चुनाव में क्या मतलब इनका ये रहेगा पार्टी की, इन तमाम चीज़ों पर अपने तमाम सहयोगी के साथ जो है हमारे कैमरे के पीछे शूट कर रहे हैं, उन तमाम सहयोगियों के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद के लिए धन्यवाद।